हमारी इस रिपोर्ट से आपको इस बात का अंदाजा लग गया होगा कि टाइटन के शेयर में आजकल क्या चल रहा है। क्या इस शेयर में निवेश का ये सही मौका है भी या नहीं, क्या करें इनके मौजूदा निवेशक, आइए इस बारे में और विस्तार से बातचीत करते हैं हमारे एक्सपर्ट से। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं शेयर इंडिया के वीपी और रिसर्च हेड रवि सिंह जी। रवि सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मनी9 पर, और ख़ास तौर पे आप चल के हमारे लिए इतना एफर्ट करके स्टूडियो में आए आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए, उसके लिए आपका विशेष धन्यवाद। संदीप जी, एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद करूंगा। मैं कम से कम अपने व्यूज़ जो हैं वो आपके क्लाइंटों के साथ या आपके जो व्यूवर्स हैं उनके साथ शेयर कर पाता हूं, इसके लिए और एक बार स्टूडियो बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है, तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और रवि सर, आज हमारा विषय कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस है और टाइटन पे हम बात करेंगे। तो मेरा पहला सवाल डिमांड को लेकर है सर। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस की हम बात करें तो जो मास कंज्यूमर्स हैं उन्होंने ज्वेलरी जैसे जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी जो खरीदारी है उसको होल्ड किया है, यानी कि टाल दिया है। पर जो प्रीमियम कैटेगरी की जो कंज्यूमर्स हैं उनको अगर आप देखेंगे तो उनकी मांग पर किसी भी तरह का कोई असर नहीं देखने को मिला है। आपके चैनल चेक्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं, आपको किस तरह के फीलर्स मिल रहे हैं सर? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि गोल्ड की प्राइसेस जितनी ज़्यादा अपसाइड गई हैं या फिर वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है कि इसकी वजह से कंज्यूमर का रुझान अब गोल्ड के इन्वेस्टमेंट की तरफ कम हुआ है। और जहाँ तक प्रीमियम की बात करें तो जो प्रीमियम इन्वेस्टर है उनके लिए बहुत ज़्यादा गोल्ड की प्राइसेस इतना शायद इम्पैक्ट नहीं करती हैं, ज़रूरतें ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। लेकिन एक आम कंज्यूमर के लिए गोल्ड की जो उतार और चढ़ाव है, हम एक दिन में देखते हैं 50,000 का प्राइस, दूसरे टाइम देखते हैं कि वो 52,000 को क्रॉस कर गया। तो इस तरीके में थोड़ा सा इन्वेस्टर यहाँ पर बचता है। दूसरा एक बहुत बड़ा रीज़न यहाँ पर ये है कि जिस तरीके से गोल्ड में निवेश करने के और रेवेन्यू बदले हैं, यानी कि आप गोल्ड बॉन्ड यहाँ पर देख रहे होंगे, उसका अट्रैक्शन काफ़ी बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें आपको इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा भी मिलता है और आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। तो इस तरीके के जो इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ हैं उनकी तरफ थोड़ा सा फंड का रुझान ज़्यादा जाता है और इन्वेस्टर भी अब उस तरफ ज़्यादा लुभावित हो रहा है। इसकी वजह से भी ये इम्पैक्ट देखने को मिला है। चलिए, तो एक बात तो साफ है कि जो मास कंज्यूमर्स हैं उन्होंने अपनी खरीदारी को टाला है, चाहे वो सोने की कीमतों की वजह से उसमें उतार चढ़ाव की बात हो या तो फिर जैसे रवि सर बता रहे थे कि गोल्ड बॉन्ड्स जो इंट्रोड्यूस हुए हैं उसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट साफ तौर पे देखने को मिला है। सर, ये तो हमने पूरे स्पेस की बात कर ली, इसकी मांग की बात कर ली। अगर हम इस स्पेस की जो बड़ी कंपनी है, दिग्गज कंपनी है टाइटन, उसकी बात करें तो इस स्टॉक पर आपकी क्या राय बन रही है? एक तरफ हमने देखा कि चौथी तिमाही के जो नतीजे हैं, जो कि आपने ये जो इम्पैक्ट की बात करी थी, ये जो लोगों ने अपनी खरीदारी को टाला है, उसका इम्पैक्ट हमने चौथी तिमाही के नंबर्स में साफ तौर पे देखा। लेकिन अब जो बड़े ब्रोकर्स हैं उनका इस शेयर को लेकर जो भरोसा है वो कहीं ना कहीं दोबारा बढ़ता हुआ दिख रहा है। हाल फिलहाल मैं देख रहा था कुछ बड़े मैक्वेरी जैसे जो बड़े विदेशी ब्रोकर्स हैं उन्होंने 3,000 तक के टारगेट इस स्टॉक के दिए हैं। 2,000 के आसपास स्टॉक है, यानी कि 50% तक की जो अपसाइड है वो भी स्टॉक को लेकर ब्रोकर्स अपनी रिपोर्ट में बातचीत करने लगे हैं। आपकी क्या राय है सर टाइटन पर और खासतौर पे कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस पर इन जनरल? देखिए, ओवरऑल सेक्टर अच्छा है, सेगमेंट में आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन आप पर्टिकुलर यहाँ पर टाइटन के हिसाब से अगर आप बात करें तो जिस तरीके का करेक्शन मार्केट में देखने को मिला है उसका पूरा इम्पैक्ट जो है वो टाइटन के शेयर पे भी इम्पैक्ट रहा है। और जो गोल्ड की प्राइसेस यहाँ पर हायर रही हैं उसकी वजह से भी फंडामेंटल यहाँ पर ख़राब हुए हैं और आपको बैलेंस शीट पे भी उसका सीधा सीधा असर देखने को मिल रहा है। और अभी इस समय की सिचुएशन की बात करें तो मार्केट अभी बहुत ज़्यादा जो है वो अट्रैक्टिव नहीं हो रहा है। वैल्यूएशन के हिसाब से भी अगर समझते हैं तो स्टॉक में जो अभी करेक्शन है वो शायद थोड़ा सा और बढ़ सकता है। 3 से 5% तक के करेक्शन के बाद शायद एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट की तरफ ज़्यादा बढ़ सकता है। जो आपने बात की अब इस पे कि रिपोर्ट्स आपको यहाँ पर पॉजिटिव देखने को मिल रही हैं। देखिए, होता क्या है कि वो बात करते हैं 3 साल 5 साल और 10 साल की। अगर 3 साल 5 साल और 10 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं तो आपको इस टाइप के स्टॉक्स जो हैं वो थोड़े अट्रैक्टिव जरूर लगेंगे, क्योंकि लिक्विडिटी के साथ में और इंडस्ट्री के साथ ये ग्रो कर रहे हैं। तो लेकिन जो यहाँ पर छोटे इन्वेस्टर हैं जो वैल्यू बाइंग करना चाहते हैं उनके लिए शायद थोड़ी सी रुकने की ज़रूरत है। और अभी मार्केट पॉजिटिव नहीं है। अगर 3 से 5% का करेक्शन आता है तो शायद वैल्यू बाइंग के लिए यहाँ पर अच्छा होगा और फिर आप उन रिपोर्ट्स और उन टारगेट को आप फॉलो कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है संदीप जी, कहते ये हैं कि आप सही जगह पे निवेश करें तभी आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। ठीक है, सही जगह पे निवेश करें और जैसे रवि सर बता रहे हैं सही समय पर भी आप निवेश करें।
तो सही समय टाइटन में निवेश का मौजूदा लेवल से 3 से 5% की गिरावट पर ही होगा जब इस स्टॉक में वैल्यू बाइंग इमर्ज हो सकती है। तो टाइटन में अगर आप मन बना रहे हैं, जो आपने हाई से करेक्शन देखा है 25-26% का स्टॉक में, उसके बाद भी आप थोड़ा रुक जाइए, 3 से 5% और करेक्शन होने के बाद ही टाइटन में आप खरीदारी शुरू करें, ऐसा रवि सर हमें बता रहे हैं। अच्छा सर, ये तो बात हुई कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस की, टाइटन की, लेकिन अब हर कोई मंदी की बात कर रहा है, यानी कि रिसेशन की बात कर रहा है। खासतौर पर आप यूएस, यूके जैसे जो बड़े और विकसित देश हैं, यहाँ पे मंदी गिरा सकती है या तो फिर साल अंत तक मंदी का माहौल बन सकता है, ऐसी बातचीत होने लगी है। आपको क्या लगता है सर, जिस तरह से सेंट्रल बैंक दरों में बढ़ोतरी कर रहे हैं और आगे भी काफ़ी तेज़ बढ़ोतरी की आशंका है, क्या वाकई कोई मंदी जैसा खतरा है? अगर हाँ, तो भारत के लिए कितनी बड़ी चिंता है? देखिए, सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए इस समय मंदी का खतरा बढ़ रहा है। और लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमारा मार्केट है, जो इंडियन स्टॉक मार्केट है या जो वर्ल्ड के मार्केट हैं, वो इन न्यूज़ को धीरे धीरे जो है वो एक तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं या वैल्यू इन हो जाते हैं। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि आपने इससे पहले कोविड का भी केस देखा, आपने जियोपॉलिटिकल टेंशन भी अभी चल रही है, साथ ही क्रूड ऑयल की प्राइसेस जिस तरीके से बढ़ी उसका इम्पैक्ट रहा है। तो इन्फ्लेशन का डर तो ऑब्वियसली रहेगा और आपको हैवी सेलिंग जो है वो इक्विटी के बड़े लार्ज कैप स्टॉक्स में देखने को मिलती रहेगी। लेकिन आप सही जगह पे निवेश करें, जिसके लिए हम ये प्रोग्राम करते हैं। फिलहाल ओवरऑल अभी जो सिचुएशन है, जो मंदी का दौर है, उससे भारत अछूता नहीं है। लेकिन अच्छी बात है कि भारत के फंडामेंटल अदर कंट्री के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रांग है। मैं इसको डेटा से अगर समझाने की कोशिश करूं तो यूएस का जो इन्फ्लेशन है वो 40-42 साल के ऊपर है, और सबसे बड़ी बात है कि उसका जो इम्पैक्ट है वो यूरोप और अदर कंट्रीज़ में ज़्यादा देखने को मिला है। भारत का इम्पैक्ट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर या दूसरे फंडामेंटल देखते हैं तो वो ज़्यादा स्ट्रांग है। और बजट में भी आप, और सब जो कि आरबीआई ने यहाँ पर समय रहते डिसीजन लिया है, तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा कम है। तो अट्रैक्शन आपका भारत के मार्केट में आगे आने वाले सालों में ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो इम्पैक्ट तो होगा। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, इक्विटी मार्केट की बात करें या फिर इन्फ्लेशन की बात करें, ये इन्फ्लेशन का डर अभी अगले 1 से 2 क्वार्टर तक और पेन दे सकता है। और वैल्यू बाइंग के हिसाब से आपको सही स्टॉक चूज करने में थोड़ी सी मेहनत यहाँ पर जरूर करनी पड़ सकती है। ठीक है, महंगाई का डर है, मंदी का खतरा भी है, ना केवल यूएस, यूके बल्कि भारत जैसे देशों के लिए भी। लेकिन बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में भारत की जो स्थिति है, जो फंडामेंटल्स हैं, वो काफ़ी मजबूत है। तो उस लिहाज से वैल्यू बाइंग का एक जो प्रोपोजिशन है वो कहीं ना कहीं भारतीय जो शेयर बाजार है वहाँ पे साफ तौर पे उभरता हुआ नज़र आ रहा है इनफैक्ट। और इनफैक्ट मैं रवि सर उसके ऊपर बातचीत करूँगा। अभी एक सवाल मुझे और आपसे लेना है जो कि जनरली काफ़ी बड़ा कंसर्न का विषय अभी बना हुआ है, और वो है डॉलर के मुकाबले जिस तरह से रुपए में हम कमज़ोरी देख रहे हैं। और ख़ासतौर पे भारत जैसे विकासशील देशों में अगर उनकी करेंसी वीक होती है तो ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत की बात होती है। खैर, इसमें जो विदेशी निवेशक बिकवाली कर रहे हैं उनका भी काफ़ी बड़ा हाथ रहा है। लेकिन ये जो करेंसी की वीकनेस है, ये कितना बड़ा कंसर्न है हमारे मार्केट्स के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए, और रुपए की जो कमज़ोरी है वो कहाँ तक गिरा सकती है सर डॉलर के अगेंस्ट? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैं यही बताता हूँ कि रुपया अभी जाएगा कहाँ पे। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जिस तरीके से रुपया यहाँ पर अभी वीक हो रहा है, उसका सबसे पहले मैं टारगेट ही यहाँ पर संदीप जी बताता हूँ। अभी रुपया 80 रुपये तक बहुत आसानी से अचीव करता हुआ नज़र आ सकता है, जो आपका 78 और 79 के बीच में चल रहा है। लेकिन अच्छी बात इसके साथ ये भी है कि इस समय भारत के पास एफएक्स रिजर्व 600 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है। तो अगर यहाँ पर आरबीआई थोड़े बहुत 1 बिलियन या 2 बिलियन के आसपास की सेलिंग करती है तो रुपया बहुत जल्द कंट्रोल भी होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन शायद इस समय जो वैल्यू के हिसाब से समझते हैं तो 80 रुपये तक की आपको वीकनेस देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ आपके जो सवाल में था कि इंपॉर्टेंट फैक्टर कि उसका इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, देखिए उसका इम्पैक्ट सबसे बड़ा जो है वो हमारे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे पड़ता है। कुछ कंपनियों को फ़ायदा मिलता है और ज़्यादातर जो कंपनियां हैं उनको नुकसान भी देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात है, जो टूर और टूरिज़्म के लिए हैं या फिर जो बाहर से परचेजिंग करते हैं, उन कंपनीज़ के लिए यहाँ पर पेनफुल हो सकता है। लेकिन आईटी सेक्टर के लिए थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है। तो मिले जुले रुझान रहेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर रुपए की वीकनेस बढ़ी तो सरकार के लिए भी एक चिंता का विषय यहाँ पर बनता रहेगा, और इसी वजह से इन्फ्लेशन कंसर्न यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। तो रुपया अगर 80 से ज़्यादा वीक हुआ तो आपको क्रूड ऑयल प्राइसेस या खाने पीने की चीज़ों में बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, और उनके प्राइसेस यहाँ पर 10 से 12% से ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एक अनुमान तो साफ आ रहा है कि $1 का जो भाव है
वो 80 रुपये तक जाता हुआ नज़र आ रहा है। अगर वहाँ तक जाता है तो शायद जितने फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे पास हैं हमारी कंट्री में, इतनी बड़ी चिंता ना हो। लेकिन अगर 80 रुपये के ऊपर $1 का भाव निकलता है तब रवि सर कह रहे हैं कि ज़्यादा चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि काफ़ी हद तक हमारे देश में चीज़ें इंपोर्ट होती हैं। कच्चा तेल और खाने पीने की चीज़ों की जो इम्पैक्ट है महंगाई के ऊपर, वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। तो 80 रुपये तक अगर $1 का भाव जाता है तब तक कोई चिंता नहीं है। चलिए, हमने पूरा सिनेरियो समझ लिया, लेकिन रवि सर, रुपये में कमज़ोरी और जिस तरह से अब RBI और बाकी सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स में बढ़ोतरी कर रही है, उस सिनेरियो में मार्केट्स में क्या रणनीति होनी चाहिए? क्या कोई खरीदारी का मौका बनता है? क्योंकि आप कह रहे थे कि ये जो इम्पैक्ट है 1 से 2 क्वार्टर और भी आगे चल सकता है। अगर कोई मौका बनता है वैल्यू बाइंग का, जैसे आप कह रहे हैं कि फंडामेंटल्स इंडियन मार्केट्स के काफ़ी अच्छे हैं, तो किस सेक्टर में मौके देखने चाहिए और कोई स्टॉक्स भी अगर आप रिकमेंड कर सकें? देखिए संदीप जी, मैं हमेशा इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो के लिए एक सजेशन सबको देता हूं कि आप अपना जब भी पोर्टफोलियो बना रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हमेशा 5 सेक्टर आप अपनी बास्केट में रखिए और 5 सेक्टर से ही आप स्टॉक को चूज़ करिए। और चूंकि हमने यहाँ पर रुपये की चर्चा करी है, IT सेक्टर में एक बड़ा करेक्शन देखने को मिल चुका है, तो पहला जो सेक्टर और स्टॉक के हिसाब से जाते हैं वो है IT। और IT में मैं इस समय, चूंकि लार्ज कैप में एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल चुका है, तो वो अट्रैक्शन लेवल पे हैं, तो आप यहाँ पर आप इन्फोसिस, TCS और विप्रो को आप शामिल कर सकते हैं। दूसरा सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर। चूँकि बिना बैंकिंग सेक्टर के इंडिया में जितने भी डेवलपमेंट हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और साथ ही जो बार बार कंसर्न आता है, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आती हैं, फंड आते हैं, ये सारे एलोकेशन के लिए बैंकिंग का, और भारत में बैंकिंग सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, तो मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर से आपको स्टॉक्स लेना चाहिए। अब इसमें 2 कैटेगरी आ जाती है, आप गवर्नमेंट बैंक्स में जाते हैं, प्राइवेट बैंक में जाते हैं, वो आपके ऊपर चॉइस है। और इस समय बैंक के हिसाब से देखते हैं तो SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये 2 बैंक आपको ज़्यादा अच्छे लगेंगे। प्राइवेट बैंक में जाते हैं तो दिग्गज के साथ जाइए, ICICI, और साथ ही यहाँ पर आप HDFC के साथ आप जा सकते हैं। अब तीसरे सेक्टर की बात करते हैं तो मुझे लगता है पावर यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, और पावर में आपको टाटा पावर, अदानी पावर में एक करेक्शन भी देखने को मिला है। अदानी ग्रुप की कंपनीज यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से अपसाइड के मोमेंटम में रही हैं, तो आप इनको आप अपने शामिल कर सकते हैं। साथ ही दूसरे सेक्टर, अगले सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं तो मुझे लगता है FMCG को बिना कंसीडर किए शायद आगे की ट्रेन नहीं बढ़ सकती है, तो आपको FMCG से आपके पास ऑप्शंस हैं, आप ITC और डाबर को यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। साथ ही चूँकि जो पूरी इन्वेस्टमेंट का पहिया है वो ऑटो सेक्टर से चलता है, तो मैं यहाँ पर ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि ऑटो सेक्टर आप अपनी बास्केट में रखिए। आप मारुति, टाटा मोटर और अशोक लेलैंड, ये 3 चॉइस हैं जिनमें कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा है, ज़्यादा पैसे लगाते हैं, तो आप ये सारे स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में कंसीडर कर सकते हैं। अभी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं तो मुझे लगता है कि जो मार्केट की अभी सिचुएशन है उसमें आप जितना पैसा लगाना चाहते हैं उसका 50% हिस्सा इस समय के मार्केट में लगा सकते हैं। ओके, तो पूरा पोर्टफोलियो हमारे लिए डिज़ाइन कर दिया है रवि सर ने, और 5 सेक्टर्स खास तौर पे बताए हैं, जिसमें IT है, ऑटो है, FMCG है, पावर है। ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं और बैंक्स हैं जिसमें आप पैसा लगा सकते हैं। और पूरा पोर्टफोलियो, चाहे बैंक्स की बात करें, चाहे IT की बात करें, बैंकों में सरकारी बैंक और निजी बैंकों में अलग अलग विकल्प आपको दिए गए हैं। IT में 3 ऑप्शन सर ने बताए हैं, ऑटो सेक्टर के 3 स्टॉक्स आपको बताए गए हैं, पावर सेक्टर में जिस तरह से अदानी पावर और टाटा पावर, इनमें करेक्शन हुआ है, इन स्टॉक्स पे भी आप नज़र रख सकते हैं। और उसके साथ साथ FMCG में ITC और डाबर, ये 2 ऐसे नाम हैं जहाँ पे रवि सर हमें बता रहे हैं कि आप खरीदारी करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपके पास 100 रुपये लगाने के लिए हैं तो आपको 50 रुपये, यानी कि जो 50% आपका जो पूरी पूंजी आपके पास अवेलेबल है उसका आप जो निवेश है वो भारतीय बाज़ारों में फ़िलहाल लगा के चल सकते हैं।